हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रशांत सिंह एंड वेलकम टू एईसी प्लस। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर तरीके से चल रही होगी। आपने ये तो सुना होगा कि अगर आप किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहें तो पूरी कायनात उससे मिलाने की साजिश आपसे करने लगती। उसी चीज़ को ध्यान में रखिए कि अगर आप अपने लक्ष्य को भी पूरे शिद्दत से चाहते हैं, आप पूरे अपनी सारी सब कुछ छोड़ के बस आपका एम जो है वो एक ही है, आपका लक्ष्य जो है वो एक ही है कि हमें एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो यकीन मानिए कि फिर कोई भी बैरियर आए, कुछ भी आ जाए, आपका एग्ज़ाम निकलेगा ही निकलेगा। इसी चीज़ को समझाने के लिए मेरे पास कुछ लाइनें हैं आपके लिए, और मैं ये बोल रहा हूँ कि बहाने वो ही बनाते हैं जो अपने सपने को शिद्दत से नहीं चाहते। तो बस आप लगे रहिए, अपने सपनों को जीते रहिए और उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास जो है वो करते रहिए। राइट। लास्ट क्लास में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि वेयर वाज द 2 डे ट्रेनिंग ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफ म्यूजियम ऑर्गेनाइज्ड। संग्रहालयों के आपदा प्रबंधन पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण जो है वो कहाँ आयोजित किया गया था। तो वो आयोजित किया गया हाल ही में राष्ट्रपति भवन में, और राष्ट्रपति भवन के द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के सहयोग से राष्ट्रपति भवन में संग्रहालयों और विरासत भवनों के आपदा प्रबंधन के बारे में एक कार्यशाला का एक आयोजन जो है वो किया गया है। और इसके लक्ष्य की अगर मैं बात करूं तो इसका लक्ष्य है कि जो कर्मचारी हैं और अन्य हितधारक हैं उनको आपदा प्रबंधन का ज्ञान उनमें बढ़ाया जा सके और उनमें उसके ज्ञान की वृद्धि जो है वो की जा सके। राइट। तो याद रखिएगा कि कहाँ पर, किस जगह पर ये सम्मेलन जो है वो किया गया है, ये प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया गया है, तो वो राष्ट्रपति भवन में किया गया है। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज का हमारा क्या है। तो ये बोल रहा है कि इन विच स्टेट द पायलट प्रोजेक्ट ऑफ अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना हैज बीन लॉन्च्ड। अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना का पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में लॉन्च किया गया है। तो वो अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है गुजरात सरकार के द्वारा। और ये अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना जो है वो आखिर है क्या। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका उद्देश्य जो है वो श्रमिकों की सुरक्षा है। सीधा सीधा अगर मैं डायरेक्ट आपको बताऊं किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो लॉन्च किया गया गुजरात के द्वारा। उद्देश्य पर अगर बात कर लें तो उद्देश्य क्या है, तो इसका सीधा सा उद्देश्य है कि श्रमिकों को सुरक्षा प्रदान किया जाए। श्रमिकों को सुरक्षा प्रदान करना इसका उद्देश्य है। इसके उद्देश्य के साथ में अगर मैं बात करूं कि सर किस तरीके से श्रमिकों को सुरक्षा प्रदान की जाएगी, तो यहां पर बोला है कि अगर कार्य करते समय किसी भी प्रकार से या कभी भी अगर किसी भी श्रमिक की मृत्यु हो जाती है या फिर वो आंशिक रूप से विकलांग हो जाता है, तब भी क्या करेगा, विकलांग होने के बाद उसको सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी जो है वो किसकी होगी, वो इस अंत्योदय सुरक्षा योजना की जो है, अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना की होगी। बोले सर किस प्रकार से होगी, तो इसके लिए कुछ तो प्रीमियम देना पड़ेगा, कुछ इंश्योरेंस कराना पड़ेगा क्या, इस प्रकार से कुछ चीजें यहाँ पर हैं। तो बिल्कुल है, याद ये रखना है कि श्रमिक जो है उसको एक नॉमिनल सा प्रीमियम पे करना है साल का। अगर वो मान लीजिए 289 रुपीज पर ईयर पे करता है तो उसको जो कवर मिलेगा वो 5 लाख तक का होगा। बात समझ में आ रही है। और अगर वो 499 रुपीज पर ईयर पे करता है तो उसका जो कवर होगा वो 10 लाख रुपीज का होगा। तो यहां पर इतनी चीजें क्लियर हो गई कि सर गुजरात सरकार के द्वारा अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना जो है पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर उसकी शुरुआत की गई है। उद्देश्य है श्रमिकों को सुरक्षा प्रदान किया जा सके। अगर कोई भी श्रमिक कार्य करते हुए उसकी मृत्यु हो जाए या किसी भी प्रकार से वो आंशिक रूप से विकलांग हो जाए तो वैसी स्थिति में उसके उत्तराधिकारी को क्या मिलेगा, 10 लाख रुपए। लेकिन इसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसको यहाँ पर उसके लिए प्रीमियम जो है वो देना पड़ेगा। और प्रीमियम कितना होगा, अगर वो 289 रुपीज पर ईयर देता है तो 5 लाख का कवर जो है प्रदान किया जाएगा। और 499 रुपीज जो देता है तो उसको 10 लाख रुपए तक का कवर जो है वो प्रदान किया जाएगा। बात समझ में आ रही है। चलिए
यहाँ पर भी वही चीज़ें हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री जो हैं भूपेंद्र पटेल साहब हैं और उन्होंने हाल ही में अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार की योजना की शुरुआत की है और उनके साथ में केंद्रीय संचार राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान जो हैं वो वहाँ पर उपस्थित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, हु हैज बिकम द चेयरपर्सन ऑफ द रिसर्च एडवाइजरी कमेटी ऑफ आईसीएआर। हाल ही में किसको आईसीएआर का हम देखें अगर तो रिसर्च एडवाइजरी कमेटी जो है वो बनाया गया है, तो वो बनाया गया है, हेड बनाया गया है बी नीरज प्रभाकर को। तो आईसीएआर कमेटी का हेड किसको बनाया गया है? बी नीरज प्रभाकर को। आईसीएआर की अगर बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, राइट। आईसीएआर की अगर बात करें तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। आईसीएआर की जो अभी हाल ही में अगर देखें तो चेयरपर्सन जो है वो किसको नियुक्त किया गया है? बी नीरज कुमार को किया गया है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। क्या है ये? हेडक्वार्टर है, ये भी आप याद रखिए। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय जो है वो न्यू दिल्ली में है। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है? तो 16 जुलाई 1929 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। एस्टेब्लिशमेंट हुआ है 16 जुलाई 1929। विश्व में, अमेरिका में जब महामंदी आई थी तब अगर हम बात करें तो आईसीएआर जो है उसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। बात समझ में आ रही है? तो अगर आपसे मैं ये बोलूं कि सर इस क्वेश्चन में हम क्या क्या याद कर सकते हैं, इस क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो आप याद रखेंगे कि किसको अभी चेयरपर्सन बनाया गया है रिसर्च एडवाइजरी कमेटी ऑफ आईसीएआर का। तो वहाँ पर आप देखेंगे कि वो बनाया गया है बी नीरज प्रभाकर को। आईसीएआर का हेड जो, आईसीएआर का फुल फॉर्म की बात करें तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च होता है। आईसीएआर का मुख्यालय कहाँ पर है? तो न्यू दिल्ली में है और इसका एस्टेब्लिशमेंट जो हुआ है वो 16 जुलाई 1929 में हुआ है। बात समझ में आ रही है? चलिए, इतनी चीज़ें जो हैं वो इस क्वेश्चन में ज़रूरी थी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो आता है क्वेश्चन नंबर 3। टेलीकॉम सेक्रेटरी टेलीकॉम सेक्रेटरी के राजा रमन has been appointed as the new chairman of which organization। दूरसंचार सचिव के राजा रमन को किस संस्था का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में दूरसंचार सचिव जो थे के राजा रमन, उनको कहाँ का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, या जिसको इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी के नाम से आप जानते हैं। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण के नाम से आप जानते हैं। इसके हेडक्वार्टर की अगर मैं बात करूं तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो गांधीनगर में है। अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो, दो चीज़ें ही याद रखिए इसमें, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वो गांधीनगर में है, ठीक है। और इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है? तो ये हुआ है 2020 में। गांधीनगर के बारे में अगर देखें तो गांधीनगर जो है उसको आप गिफ्ट सिटी के नाम से भी जानते हैं। बात समझ में आ रही है? और गांधीनगर जो है वो गिफ्ट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी का जो चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं वो कौन है? तो उनका नाम है के राजा रमन, ठीक है। और इसमें अगर कुछ और चीज़ें अगर आप देखते हैं तो आपको ये पता चलेगा कि 2020 में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण 2019 के अधिनियम के माध्यम से इसका गठन जो है वो किया गया। तो एक्ट कौन सा है, अधिनियम कौन सा है? 2019 है। गिफ्ट सिटी किसको बोलते हैं? गांधीनगर, तो वहीं इसका हेडक्वार्टर एस्टेब्लिश किया गया है। यहाँ पर अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, अगर मैं बात करता हूँ तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि विच प्लेयर हैज वॉन द ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2023। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 किस खिलाड़ी ने जीता है? तो वो जीता है एम वर्स्टापेन ने। और एम वर्स्टापेन के बारे में अगर मैं बताऊं आपको तो जो ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स है
उसको ये 6 बार लगातार जीत चुके हैं। बात समझ में आ रही है? उसको ये 6 बार लगातार जीत चुके हैं। और ये किससे संबंधित है? तो ये याद रखिएगा कि ये रेस है, दौड़ है, जो किससे संबंधित है? वो फॉर्मूला 1 के नाम से आप जानते होंगे, या जिसको आप F1 भी बोलते हैं, वो F1 से संबंधित है। बात समझ में आ रही है? और किसने जीती है अभी ये ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 जो है वो किसने जीती है? तो वो जीती है एम वर्स्टापेन ने। और ये लगातार 6 बार ऐसा जीतने वाले व्यक्ति जो हैं वो बन गए। बात समझ में आ रही है? फॉर्मूला 1 से ये रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें, ऑन विच सब्जेक्ट विल द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल होल्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद किस विषय पर पहली बार बैठक आयोजित करने वाली है? यहाँ पर इमेज देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि ये रोबोटिक्स से संबंधित है। और यहाँ पर रोबोटिक्स जो है उसके लिए हम यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। तो आप याद रखिएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है यूएन की जो बैठक होने वाली है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग होने वाली है उसका जो विषय है वो क्या है? वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ में अगर मैं इसके ऑब्जेक्टिव की बात करता हूँ तो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी की ये बात कर रहे हैं, ठीक है। इसका जो सब्जेक्ट है वो क्या है? तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि इसका सब्जेक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ये इनका ऑब्जेक्टिव है। उद्देश्य की अगर हम बात करें तो उद्देश्य जो है वो क्या है? वो अंतरराष्ट्रीय शांति और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा जो है उसको बेहतर तरीके से बनाए रखना। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इस्टेब्लिशमेंट की अगर मैं बात करूं तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है 24 अप्रैल 1945 में। तो ये भी एक पॉइंट इसका याद रखिए कि ये जो यूएनएससी है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, तो इसका इस्टेब्लिशमेंट 24 अप्रैल 1945 में हुआ। ऑब्जेक्टिव है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। और करंट में जो मीटिंग हुई है उसका सब्जेक्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। करंट में इसमें कितने कंट्री हैं जो मेंबर हैं? तो मेंबर कंट्री जो है वो कितनी है? वो है 15, राइट। उनकी मेंबर कंट्री जो है वो है 15। अब ये जो यूएनएससी है ना, ये जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, ये काम किस तरीके से करता है? ये बोल रहा है कि भाई हम अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात कर रहे हैं, हम इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। तो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के लिए अगर मान लीजिए कि किसी भी देश में आक्रामक स्थिति या किसी भी देश में इस प्रकार की स्थिति है कि वहाँ पीस और सिक्योरिटी जो है वो दोनों चीज़ें पूरी तरीके से विफल हो चुकी हैं, वहाँ पर इस तरीके की कंडीशन दिखाई ही नहीं दे रही, उस कंडीशन पे क्या यूएनएससी जो है वो वहाँ पर हमला कर दे? उस कंडीशन पर क्या यूएनएससी जो है वो वहाँ पर ले जाकर और मिसाइल गिरा दे? अगर ऐसा होता तो फिर इसमें पीस का जो ऑब्जेक्टिव लेकर चल रहे हैं ये कहां से फुलफिल हो पाएगा? तो याद रखिएगा कि यूएनएससी जो पीस और सिक्योरिटी की बात करता है उसके लिए जो प्रयास करता है वो शांतिपूर्ण तरीके से ही काम करता है। और उसका मानना है कि हम यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से भी इस तरीके की चीजें कर सकते हैं, लेकिन कैसे? तो मेन जो टूल है उसका वो क्या है? वो है कि भाई हमको अगर इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी लानी है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो इसने बोला हम प्रतिबंध लगा सकते हैं। इसने क्या बोला कि हम प्रतिबंध लगा सकते हैं। तो प्रतिबंध किस पर? तो अलग अलग चीज़ों पर अलग अलग तरीके से जो काम किए जा रहे हैं, जो फंडिंग की जा रही है, या अलग तरीके से जो भी कंट्री में जो भी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो पीस और सिक्योरिटी के अगेंस्ट है, उन चीज़ों पर हम प्रतिबंध लगा सकते हैं। और प्रतिबंध लगा कर हम क्या कर सकते हैं? हम प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं, हम दबाव बना सकते हैं, और उस तरीके का दबाव बना सकते हैं ताकि देश में, विभिन्न देशों में, विभिन्न जगहों पर क्या हो सके? शांति और सुरक्षा जैसी चीज़ें जो हैं वो बन सके। तो ये स्थिति है किसकी? यूएनएससी की। और यूएनएससी जो है वो अभी हाल ही में जो मीटिंग हुई है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब्जेक्ट पर और इस तरीके के काम जो है वो कर रहा है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बोल रहे हैं इन विच स्टेट द अर्बन 20 मेरल शिखर सम्मेलन, मेरल समिट हैज स्टार्टेड। यहाँ पर अगर हम देखें तो इन विच स्टेट द अर्बन 20
मेरल समिट हैज स्टार्टेड, अर्बन 20 मेरल शिखर सम्मेलन जो है वो किस राज्य में प्रारंभ हुआ है? तो वो प्रारंभ हुआ है कहाँ पर? गुजरात में, है ना। अभी आपको देखिए तो दो क्वेश्चन पे आपका आंसर जो है वो गुजरात हो चुका है और दो जगहों पर आपका गुजरात याद रखिएगा। गुजरात में यहाँ पर सेगमेंटल स्थिति में ये चीजें दिख रही हैं, एक जगह पर नहीं, बल्कि अगर आप देखेंगे तो ये जो मेरल समिट हो रही है वो दो जगहों पर होगी। और कहाँ कहाँ पर होगी? तो एक होगी अहमदाबाद में और गांधीनगर में, इसको स्प्लिट कर दिया गया। तो अहमदाबाद और गिफ्ट सिटी, जिसको बोल रहे हैं गांधीनगर। बात समझ में आ रही है? और यहाँ पर कर क्या रहे हैं? तो जिस तरीके से आपको ये तो पता है ना कि भाई अभी जो हमारे देश में G20 समिट होने वाली है और जिसकी मेजबानी भारत जो है वो करने वाला है, तो भारत की G20 अध्यक्षता के तहत ही ये कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। और इस कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो 1 दिसंबर 2022 से लेके 30 नवंबर 2023 तक होगी। कब से कब तक? तो 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक। बात समझ में आ रही है? तो ये भी एक पॉइंट इसमें याद रखिए कि ये कब से कब तक चलेगा। तो ये चलेगा 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक चलेगा। दूसरा अगर बात करें तो इसमें 35 शहरों के जो प्रतिनिधि हैं वो भाग लेंगे। क्या कौन कौन भाग लेंगे? तो यहाँ पर याद रखिए कि भारत की अगर मैं बात करता हूँ, इंडिया की अगर मैं बात करता हूँ, तो इंडिया में 35 शहरों के प्रतिनिधि जो हैं वो इसका हिस्सा होंगे। और दूसरा अगर मैं देखूं, ओवरऑल अगर मैं बात करूं, तो वर्ल्ड वाइड 57 शहर हैं जो यहाँ पर इसका हिस्सा बनेंगे। तो अगर मैं सिर्फ इंडिया की बात करता हूँ तो इंडिया में क्या हो जाएगा? सिर्फ 35 कंट्रीज के जो 35 सिटीज के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं सिर्फ वो ही इसका हिस्सा बनेंगे। और अगर मैं ओवरऑल बात करता हूँ तो 57 सिटीज ऐसी हैं जिसके रिप्रेजेंटेटिव इसका हिस्सा बनेंगे। G20 देशों में शहरों के लिए एक मंच के तौर पर यह काम करता है कि जो भी G20 कंट्रीज हैं उन कंट्री के लिए एक मंच प्रदान कर रहा है ये। और ऐसा मंच है जो अलग अलग बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म के तौर पर ये प्लेटफॉर्म जो है वो प्रदान करता है उन देशों को, ताकि अलग अलग बिंदुओं पर क्या हो सके? चर्चा हो सके। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं अर्बन 20 की, हम बात करते हैं तो यहाँ पर किन बिंदुओं पर ज़्यादा जोर जो है वो दिया जा रहा है? तो अंडर डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज, अफोर्डेबल हाउसिंग जैसे जो बिंदु हैं उस पर ज़्यादा चर्चा हो रही है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि किन पॉइंट पर ये बात होने वाली है, तो याद रखिएगा अर्बन डेवलपमेंट, अफोर्डेबल हाउस, और क्लाइमेट चेंज, राइट। तो किन बिंदुओं पर ज्यादातर चर्चा होने वाली है? तो याद रखिएगा कि जो शहरी विकास है उससे संबंधित मुद्दों पर चर्चा होगी, जो सस्ते घर हैं जिनको खरीदा जा सकता है, जो आम लोगों तक भी पहुंच है जिसकी, वो वैसे अफोर्डेबल हाउस के बिंदुओं से संबंधित बिंदुओं पर चर्चा होगी। और जो क्लाइमेट चेंज देखने को मिल रहा है जिस पर लगातार देशी और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हो रही है, उस पर भी यहाँ पर बात जो है वो की जाएगी। इसके जैसे और भी बिंदु हैं जिस पर यहाँ पर चर्चा होगी। तो मैंने सिर्फ की पॉइंट जो हैं वो आपको यहाँ पर बताएं। बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, तो यहाँ पर बोल रहा है कि वेयर विल द थर्ड वर्ल्ड हिंदू कॉन्फ्रेंस बी हेल्ड? तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा या कहाँ पर होगा ये? देखिए विश्व हिंदू सम्मेलन की अगर मैं बात करूं तो थर्ड तो ठीक है, लेकिन सर फर्स्ट कहाँ पर हुआ? तो फर्स्ट हुआ भारत में ही, दिल्ली में 2014 में। सेकंड कहाँ पर हुआ? वो हुआ सर 2018 में शिकागो में। और थर्ड कहाँ पर हुआ? सर वो हुआ या होगा 2023 में। कहाँ? बैंकॉक में। तो अगर अभी तक आप देखेंगे तो ये जो होने वाला है वो तीसरा है। तो इसके पहले दो की बात कर लेते हैं। तो जो पहला है हिंदू कॉन्फ्रेंस, वर्ल्ड हिंदू कॉन्फ्रेंस, वो कहाँ पर हुआ? वो हुआ दिल्ली में। कब हुआ? 2014। सेकंड अगर हम बात करें तो सेकंड कहां पर हुआ? तो सेकंड हुआ शिकागो में। वो कब हुआ? वो हुआ 2018। और थर्ड जो होने वाला है वो कहां होगा? वो होगा बैंकॉक में।
और वो कब होगा, वो होने वाला है इसी साल 2023 में। बात समझ में आ रही है? तो ये याद रखिएगा। इससे संबंधित एक नियम है, क्या नियम है, बोला ये कि ये हर 4 साल में, ये जो समिट है, ये जो कॉन्फ्रेंस है, ये हर 4 साल में होगा आफ्टर 4 ईयर। लेकिन जब आफ्टर 4 ईयर का नियम बना था तो यहाँ पर 2022 में ये नहीं हो पाया किन्हीं कारणोंवश। इसलिए फिर क्या बोला गया, 2014 के बाद 4 सालों में 2018 में हुआ, फिर 22 में ना होकर कहाँ पर हो रहा है, 2023 में ये सम्मेलन, ये कॉन्फ्रेंस जो है वो देखने को मिल रहा है। आयोजक की अगर बात करें तो वो कौन है, विश्व हिंदू फाउंडेशन। और कब से इसकी शुरुआत है, 24 नवंबर 2023 से। बात समझ में आ रही है? तो ये कब से स्टार्ट हो रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है 24 नवंबर 2023 से। कहाँ पर, तो ये आपको पता चल ही गया है कि सर ये बैंकॉक में होगा। दूसरा अगर हम बात करें कि कौन है इसका आयोजक, तो इसके आयोजक जो हैं वो हैं विश्व हिंदू फाउंडेशन। ठीक है, तो इतनी चीज़ें याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कौन कौन शामिल होगा, तो कुछ बड़े बड़े लोगों के नाम मैं आपको बताता हूँ कि इस सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो संचालक हैं उनका नाम है मोहन भागवत जी, इनको भी आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, योगी आदित्यनाथ जी को भी आप जानते हैं, और माँ अमृतानंदमयी जो हैं वो भी यहाँ पर शामिल होंगी, और दुनिया भर से जो हिंदू संगठनों के प्रतिनिधि हैं वो भी यहाँ पर शामिल होंगे। तो कब से इसकी शुरुआत होने वाली है, 24 नवंबर 2023 से इसकी शुरुआत जो है वो होने वाली है। और कहाँ पर ये होगा, ये बैंकॉक में होगा। बात समझ में आ रही है? चलिए बात करते हैं। यहाँ है आलू, बात करनी चाहिए थी हमको टमाटर की, लेकिन क्योंकि न्यूज़ में है आलू इसलिए हम यहाँ पर आलू की बात कर लेते हैं। ठीक है, टमाटर के रेट जिस हिसाब से इंक्रीज़ हो रहे हैं वो भी कुछ दिन में न्यूज़ में आ ही जाएगा, और शायद उससे संबंधित भी कुछ करंट अफेयर्स जो है वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हो जाए। फिलहाल यहाँ पर आप याद रखिए कि इंडिया, आपके लिए जो क्वेश्चन है वो ये है कि इंडिया हैज़ गिव परमिशन टू इम्पोर्ट potatoes from which country till June 2024। भारत ने जून 2024 तक किस देश से आलू के आयात की अनुमति दी है। इसमें कुछ मत याद रखिए, सिर्फ एक देश का नाम याद रखिए कि अनुमति किसको मिली है, वो अनुमति मिली है भूटान को। बात समझ में आ रही है? बाकी इसमें आपको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करता हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर मैं बात करूँ तो इंडिया टोटल एफडीआई इनफ्लो, एफडीआई का फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। India's total FDI inflow in financial year 2023 was how many billion US dollars? भारत का वित्त वर्ष 2023 में कुल एफडीआई प्रवाह कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर का था, तो वो था 70.97 यूएस डॉलर। बात समझ में आ रही है? अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये तो समझ में आ गया कि 70.97 यूएस डॉलर का इनफ्लो जो है वो एफडीआई के तौर पर देखने को मिला है, लेकिन आखिर अगर इससे अलग हम बात करें तो हमें ये नहीं पता कि सर ये एफडीआई होता क्या है। तो अगर मैं एफडीआई के बारे में बात करूं तो आप ऐसा समझ लीजिए कि अगर किसी भी एक कंट्री से किसी दूसरी कंट्री में इन्वेस्टमेंट होता है तो हम इस इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट। बात समझ में आ रही है? इसको हम बोलते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट, या इसको हम बोलते हैं विदेशी निवेश। और ये जो विदेशी निवेश होता है ये दो प्रकार के हो सकते हैं। एक विदेशी निवेश होता है जो लॉन्ग टर्म प्रॉफिट के ऑब्जेक्टिव के साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करे या किसी प्रोडक्शन का पार्ट बन जाए, तो वहां पर हम उसको बोलते हैं एफडीआई। और एफडीआई होने के लिए जो स्टेटस प्राप्त करने के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 10% का होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और जो शेयर मार्केट में जो म्यूचुअल फंड में सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करे उसको हम बोलते हैं एफपीआई। बात समझ में आ रही है? अब बात आती है कि सर ये एफडीआई इनफ्लो क्या होता है। तो जब भी कोई देश, जैसे मान लीजिए कि सिंगापुर से कोई भी सिंगापुर की कंपनी जो है वो इंडिया में आती है और वो चाहती है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना, तो अगर वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहती है तो वो यहाँ तो चलेगा इंडिया के अंदर रुपया, लेकिन यहाँ उसकी करेंसी जो है वो दूसरी है, तो वो रुपया लेकर तो यहाँ नहीं आएगी ना, तो फिर वो क्या लेकर आएगी, वो लेकर आएगी हार्ड करेंसी। और हार्ड करेंसी क्या होती है? ऐसी करेंसी जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट की जाती हैं, जैसे यूएस डॉलर, यूरो, येन, पाउंड, राइट।
तो यहाँ पर क्या होगा, ये हार्ड करेंसी लेकर आएंगे। जब ये हार्ड करेंसी लेकर आएंगे तो यहाँ हो जाएगा चेंज, हार्ड करेंसी इनसे ले लिया जाएगा और रुपया इनको दे दिया जाएगा, और ये कंट्री के अंदर जो है वो काम करते रहेंगे। लेकिन ये हार्ड करेंसी गया कहाँ, ये आरबीआई क्या कर लेगी, देश का जो फॉरेक्स है, जो फॉरेन रिजर्व है, उसमें उसको डाल देगी। तो किसी भी कंट्री में एफडीआई जितनी बार आएगा उस कंट्री का फॉरेन रिजर्व उतना बढ़ता चला जाएगा। तो जब यहाँ से पैसा आता है इसी को बोलते हैं इनफ्लो, लेकिन जब यहाँ से प्रॉफिट कमाकर बाहर भेजेंगे तो उसको बोलेंगे आउटफ्लो। और इसको बोलते हैं इनफ्लो। तो यहाँ पूछ रहा है आपसे कि इंडिया टोटल एफडीआई इनफ्लो इन फाइनेंशियल ईयर 2023, तो वो कितना है। ये इनफ्लो की बात करें तो ये है 70.97 यूएस डॉलर, है ना। चलिए यहाँ पर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर याद रखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या पूछ रहा है। तो ये बोल रहा है कि विच ऑर्गेनाइजेशन हैज ऑपरेटेड द ₹10,000 करोड़ अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, किस संस्था ने 10,000 करोड़ रुपए का शहरी बुनियादी ढांचा विकास कोष संचालित किया है। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो किस संस्था ने, तो नेशनल हाउसिंग बैंक जो है उसने ये किया है। तो नेशनल हाउसिंग बैंक जो है वो इसका राइट आंसर हो जाता है। अब बात ये आती है कि सर ये जो फंड बनाया जाएगा आखिर इसका ऑब्जेक्टिव है क्या, ये करता क्या है। तो नेशनल हाउसिंग बैंक की अगर बात करते हैं तो ये बेसिक अर्बन डेवलपमेंट के लिए फंडिंग करता है। बात समझ में आ रही है, ये करेगा क्या। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है ना वो क्या है, राष्ट्रीय आवास बैंक का अगर मैं बात करूं राष्ट्रीय आवास बैंक की, तो इसकी मेन ऑब्जेक्टिव होता है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है बेसिक अर्बन डेवलपमेंट। और बेसिक अर्बन डेवलपमेंट के लिए ये क्या करेगा, तो याद रखना है कि बेसिक अर्बन डेवलपमेंट के लिए ये फंडिंग करेगा। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। और उसके लिए इसने क्या किया है, एक कोर्स बनाया, कितना 10,000 करोड़ रुपए का। यहाँ पर देखिए तो इस फंड का लक्ष्य राज्य सरकारों के प्रयास को पूरा करते हुए टीयर 2 और टीयर 3 के शहरों में शहरी बुनियादी ढांचे का निर्माण करने की सुविधा प्रदान करना है। बात समझ में आ रही है। तो इतनी चीजें याद रखिए, राष्ट्रीय आवास बैंक के द्वारा ये किया जा रहा है और उसका मेन काम होता है बेसिक अर्बन डेवलपमेंट का। क्लियर है। चलिए ये 10 क्वेश्चन थे हमारे। आपके लिए जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो ये है कि ऑन विच डेट वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। अभी हाल ही में गुजरा है ना। अगर आप देखेंगे तो आपको ये पता होगा, आजकल परसों में ही अगर आप देखेंगे तो ये विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। आप मुझे मैसेज करके बताइए कि सर वो 9 जुलाई है कि वो 10 जुलाई है, 11 है या फिर 12 जुलाई। ठीक है, चलिए फिर। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन थे और इन 10 क्वेश्चन के आधार पर हमने चीज़ों को डिस्कस किया है जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो और 10 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं, उन देश और दुनिया से जुड़े हुए उन तमाम चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, फिर पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।